हाँ, ये सच है कि मैं ही तुम्हें वो फोन किया करती थी और मैं जानती हूँ कि मेरी इस हरकत से तुम काफी परेशान हो गई हो, मगर यकीन मानो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं तो बस तुम्हें आगे आने वाली परेशानियों से आगाह करना चाहती हूँ। आखिर मैं भी एक लड़की हूँ, तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं तुम्हें दिवाकर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये सच है कि वो मेरा भाई है, मगर तुम उसे जिस रूप में देखती हो वो ऐसा है ही नहीं। अफसोस, शर्म आती है मुझे उसे अपना भाई कहकर। जो शख्स अपने माँ बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। क्या कह रही हो तुम अंबिका? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन दिवाकर ने तो कहा था कि तुम्हारी शादी से नाराज होकर वो खुद ही यहाँ से चले गए, यही ना? मैं जानती थी, इसके अलावा तो वो कुछ कह भी नहीं सकता। अंबिका, इतना बड़ा धोखा फिर से? अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं। शायद तुम अगर नहीं आती तो मैं चाहकर भी ये तुम्हें सब कुछ नहीं बता पाती। उसने तो तुमसे ये भी कहा होगा ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, कितना चाहता है तुम्हें, तुम्हारे लिए बुटीक खोल के रखा। सच्चाई ये है मालविका कि हमारा कोई बुटीक नहीं है, वो तो उसके एक दोस्त का है। अरे मालविका, तुम यहाँ? तुम कब आई? मालविका, मालविका क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या तुम अभी यहाँ तुम जा रही हो? क्या क्या बात है? नहीं वो बुटीक उसका था ना वो फ्लैट उसका था। उसने फिर से हमसे झूठ बोला, उसने फिर से मुझे धोखा दिया, आप लोगों को धोखा दिया। मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता है माँ। वो अपनी झूठ की नगरी में मुझे रानी बनाकर ले जाना चाहता है। इतना बड़ा धोखा। उस आदमी ने सिवा धोखे के मुझे और कुछ नहीं दिया है। बाबूजी, आई एम सॉरी बेटे। मालो बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाबूजी आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है बेटा। नहीं बाबूजी। हाँ बेटा, हाँ। झूठ का खेल जो मैंने शुरू किया था वो झूठ आज मेरे लिए नसूर बन गया। आंटी आप रोइए मत प्लीज। कैसे कैसे अरमान थे, मेरी मालो की शादी होगी, वो दुल्हन बनेगी, वो डोली में बैठ के जाएगी और मैं भीगी पलकों से उसे विदा करूंगा। आज इन आंसुओं के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। जी प्लीज प्लीज बाबूजी। पता नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ नहीं हुआ है मालो के साथ, वो बिल्कुल ठीक है आंटी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे खाक ठीक है, हम दोनों को बुरा नहीं लगे इसीलिए तो ऐसा कह रही है। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबूजी मैंने अपने सपने थोड़े बदल दिए हैं। अब मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। मैं डोली नहीं चढ़ूंगी,
बल्कि शीतल के साथ बिजनेस करूंगी और उस बिजनेस के लिए मैं जगह जगह जाऊंगी। बेटी शादी? माँ प्लीज, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि रेनू बिल्कुल ठीक थी। हमारा ये मैरिज इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ही खोखला है। इट्स फेक। और आंटी, शादी तो सब कुछ नहीं होता ना जिंदगी में, उसके सिवा भी तो जिंदगी जी जा सकती है ना। ओहो, ये लीजिए आपका श्रीखंड। 1 घंटा 35 मिनट। क्या? 1 घंटा 35 मिनट हुए तुम्हें आधा किलो श्रीखंड लाने। अरे पहली दुकान में मिला ही नहीं, उसके आगे जाना पड़ा, वहाँ वो चड्डा मिल गया, टैंक वाला नहीं है वो। अब छोड़ो ना, मैंने तुमसे पूछा क्यों देर हो गई, पूछा मैंने। अरे नखरा दिखाने की जरूरत नहीं है, हो जाती है देर कभी कभी आदमी को। हाँ हो जाती है देर, लेकिन हमारे यहाँ जो आदमी है ना, उसे बाजार भेजो तो हमेशा देर हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि बाजार में से कौन सी चीज कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है। तो क्यों भेजती है आप उस आदमी को आधा किलो श्रीखंड लाने के लिए? क्या करें, मुसीबत में गधे को भी प्रणाम करना पड़ता है। क्या मैं गधा? मैं गधे की बीवी। अच्छा अच्छा, सुनिए मेरी कहानी भी सुन लीजिए कि मुझे देर क्यों हुई। डेयरी में गया, वहाँ भैंस खड़ी थी, उसका दूध निकाला, उसे उबाला, उबाल के ठंडा किया, फिर दही बनाया, फिर जाके जो बना वो ये श्रीखंड लाया हूँ आपके लिए। और बस करो ना आप, शर्मा जी आते होंगे। शर्मा जी तो बुधवार को आने वाले हैं। तो महाशय आज बुधवार ही है और उन्हीं के लिए मैंने श्रीखंड लाने के लिए तुम्हें भेजा था। अब 12 बजे उनका आने का टाइम है। आज बुधवार है? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे शर्मा जी तो बहुत ही वक्त के पाबंद आदमी, कहीं आ गए तो मैं तो अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए मुझे। तुम्हें देखने नहीं आ रहे, वो नाना बनने की खुशी मनाने के लिए आने हैं। पर फिर भी कपड़े तो बदलने होंगे ना मुझे। एनीवे आई विल रिसीव हिम। हाँ आते ही होंगे, अब तो आते ही होंगे बिल्कुल। यस 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 यस। नमस्ते खन्ना साहब। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, आइए आइए। शैला जी कहाँ है? वो तो किचन में है। अच्छा, आइए। मैं वहीं हाँ, हाँ, आइए सर। भाई वक्त की पाबंदी तो कोई आपसे सीखे। अरे खन्ना साहब, मेरी वक्त की पाबंदी का क्रेडिट तो लोकल ट्रेन्स को देना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोकल ट्रेन्स की टाइमिंग संभालने में ही गुजारी है। सुबह 8:57 की चर्च गेट फास्ट और शाम को 6:25 की बोरीवली फास्ट। अब आदमी वक्त का पाबंद नहीं होगा तो और क्या होगा। बात तो आप ठीक कर रहे हैं। वैसे लोकल ट्रेन्स में सफर करने का अपना अलग ही मजा है। जब तक छलांग मार कर सीट पकड़ सकते हो तब तक तो ऐश समझो, और अगर एक बार छलांग मारने में डर गए तो समझो कि चौथी सीट पर गुजारा करना पड़ेगा। हाँ मैंने सुना है कि लोकल ट्रेन में चौथी सीट पे बैठना मतलब एकदम सजा से कम नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप ये छलांग वलांग लगाना छोड़िए, अब आप नाना बन गए। नाना? हाँ खन्ना साहब, नाना तो बन ही गया हूँ मैं। खैर अब ये सब बातें छोड़िए, आप सबसे पहले मिठाई खाकर मुंह मीठा कीजिए। ओहो, लीजिए, खाइए हाँ, खाइए खाइए। बस बस बस, अरे साल भर का मेरा कोटा खत्म हो गया बस। अब इतना भी क्या ख्याल रखना फिगर का, अब आप थोड़ी मोटी हो जाइएगा। मोटी? अरे आधा इंच भी कमर बढ़ जाती है ना तो सुबह जॉगिंग के लिए ले जाते मुझे। ये भी ऐसा ही करते थे। अब कहते हैं कि चावल खाना बंद कर दो। वो क्यों? अरे मोटी हो जाऊंगी इसलिए। तो मैंने कहा अब तो मैं नानी बन चुकी हूँ, तो कहने लगे नानी तो तुम लोगों के लिए बनोगी, मेरे लिए तो हमेशा आरती ही रहोगी ना। हाय हाय क्या बात है। वैसे सच कहूँ ना आरती जी, आप किसी भी एंगल से नानी नहीं लगती हो। अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप किसी भी एंगल से नाना लगते नहीं। क्या खन्ना साहब, क्यों आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे रहने दीजिए आपकी सीरियसनेस को। उस दिन प्रीति की शादी में आपने और रणवीर जी ने मिलकर किस कदर मुझे उल्लू बनाया था वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। आपको अभी तक याद है वो? कितना मजा आया था ना उस शादी में। शर्मा जी, मैं एक बात सोच रहा था कि हम अपनी बेटियों की वजह से आपस में कितने घुल मिल गए और एक बहुत ही बड़े परिवार का हिस्सा बन गए, नहीं? इसलिए जब आपने मुझसे कहा कि आप प्रिया के बेटे के जन्म की खुशी हमारे साथ मिलकर बांटना चाहते हैं तो मैंने कहा जरूर, और इस खुशी में दावत जरूर होनी चाहिए। So very nice of you. बहुत अच्छा किया। अच्छा वो रेस्टोरेंट के प्लान का क्या चल रहा है अभी? खन्ना साहब, प्लानिंग तो अभी पेपर्स पर ही है। हाँ, जैसे ही फंड्स मोबिलाइज हो जाते हैं बस काम तनातन शुरू हो जाएगा। फंड्स की क्या प्रॉब्लम है सर, आप मुझे बोलिए ना। मेरे लिए तो शीतल क्या और रेनू क्या। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब। दरअसल
शीतल का रेस्टोरेंट हमारे लिए बहुत बड़ा सपना है और मैं चाहता हूं कि उसके इस सपने को मैं ही पूरा करूं। वैसे देखा जाए खन्ना साहब, तो एडजस्टमेंट के सिवा मैंने उसे और दिया ही क्या है। लेकिन इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। खन्ना साहब, मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। शीतल साहब, हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई के बदले में मैं अपनी बेटी का सपना पूरा कर सकूं, तो मुझसे खुशनसीब बाप इस दुनिया में दूसरा और कौन होगा। बात सिर्फ सपना पूरा करने की नहीं है, कहीं पर एक अपराधी बन की भावना है। एक जज्बात ऐसा भी है जो कहता रहता है कि हम हमारी बेटी की शादी नहीं कर सके। शीतल तो हमेशा ये कहती रहती है कि उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया की प्रेगनेंसी के दौरान तो उसने यहां तक कहा था कि माँ, मैं भी जन्म देने वाली हूं अपने कारोबार को, उस कारोबार से जुड़े लोगों के अरमानों को। पता नहीं मैं उसके शादी के पीछे क्यों लगी पड़ी हूं। शायद पुराने संस्कारों से पली बड़ी हूं इसलिए। नहीं आरती जी, बात संस्कारों की भी नहीं है। हम जब शीतल की उम्र के थे तब हम भी यही सोचते थे, शादी क्या जरूरी है। लेकिन अब जब हम माँ बन गए हैं तब हम भी ये चाहने लगते हैं कि हमारी बेटी को भी उस बात का एहसास हो, उसका अनुभव हो। शादी, बच्चे, कब ये सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, कैसे पनपती हैं, कब हम उस दिशा में सोचने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। सच कहती हूँ, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाती, उसकी ख्वाहिशों को, उसके अरमानों को। बस इतना चाहती हूँ कि उसे जो कुछ चाहिए उसे मिल जाए, मेरी बेटी हमेशा सुखी हो जाए। मैं भी रेनू के बारे में हमेशा यही सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसे ठीक तरह से समझ नहीं पा रही। बस यही कोशिश में लगी रहती हूँ कि कैसे उसकी जिंदगी संवर जाए। सोचा था उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं उसकी शादी में इतनी अड़चनें आ रही हैं। पता नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में। बहने दीजिए इन आंसुओं को। एक माँ के आंसू है, एक माँ ही दूसरी माँ के आंसुओं का मतलब समझ सकती है। इन आंसुओं को रोकिए मत। प्रीति, प्रीति, क्या है राज? प्रीति, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। क्या? शाम को तुम जल्दी तैयार है ना? मैं घर जल्दी आने वाला हूँ, हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। सच? कहीं तुम ऐसे मुझे खुश करने के लिए बात तो नहीं बना रहे? ए स्वीटहार्ट, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? बस राज, तुम बहुत बात करते हो, मुझे सब मालूम है। हाँ, अच्छा, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लापरवाह जरूर हूँ, लेकिन एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद प्रीति को लेकर मुझसे कोई लापरवाही नहीं होगी। मेरी हर सुबह प्रीति के साथ होगी और हर शाम भी मैं प्रीति के साथ ही गुजारूंगा। माँ, आप? मंदिर गई थी। थैंक यू। मंदिर में प्रार्थना करने गई थी कि मेरे इस घर में इसी तरह खुशियां बनी रहे। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम जैसी बहू मिली। तुमने इस घर के लिए, इस घर की खुशियों के लिए कितनी कुर्बानी दी है। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा तो कोई बड़ा काम नहीं किया। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मुझसे पूछ, मेरे दिल से पूछ। मेरे बेटे की खुशी के लिए तुमने अपनी पहचान तक मिटा दी। प्रीति से मोहिनी बन गई। Well, I like this. मैं क्लिनिक चलूं? बाय। बाय। चलिए मुझे।
कहाँ थे आप? अरे मैं तो यहीं था। हम इतनी देर से आपको ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं यहीं था। अरे वो छत पर जरा पानी की टंकी है ना, उसे बंद करने गया था। हमारा काम हुआ? वो तो कब का कर दिया मैंने। तो फिर निकालो क्या लेटर। और क्या? लेटर? वो तो मैंने कब का फाड़ कर फेंक दिया। क्या? स्टूपिड! किसने कहा था तुम्हें फाड़ने के लिए? बेवकूफ कहीं का। अपनी अकल इस्तेमाल मत किया करो। जितना कहा जाए ना उतना ही क्या करो, समझे? नॉनसेंस। आर्यन, हाँ बोलो। कहाँ हो भाई? आजकल नजर ही नहीं आती हो तुम। मैम मैं तो यही हूँ हॉस्टल में। हॉस्टल में? मैं तुम्हें ढूंढते हुए हॉस्टल के चक्कर लगा चुकी हूँ और लाइब्रेरी भी गई थी। तुम तो वहां भी नहीं गई कई दिनों से। मैम आप भी बस। मैम मैं आपको मिलने आपके घर भी गई थी। मेरे घर गई थी? झूठ बोल रही हो तुम। हम रोज तुम्हारा इंतजार कर रहे थे चाय पर। नहीं मैम, मैं सच में आपके घर आई थी। मैंने राजा भैया से भी। हाँ, राजा भैया पूछ रहा था कि क्या हुआ, बहुत दिनों से होना आई नहीं, क्या बात है? नहीं मैम, मैं राजा भैया को मिली थी और मैंने उन्हें। तुम तो राजा भैया को सी ऑफ करने भी नहीं आई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि राजा यहाँ बॉम्बे में नहीं है, वो गया हुआ है हैदराबाद। नहीं मैम, मगर मैंने उन्हें वो लेटर। हाँ, अच्छा बहाना है। जाने के बाद तुम लेटर लिखना चाहती हो, है ना? मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन्हें। अरे छोड़ो इन बातों को। देखो मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से किताब लाई हूँ। अरे वाह मैम, मोना के लिए किताबें और हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये तो सरासर बेईमानी है। और नहीं तो क्या, हम आपके स्टूडेंट्स ही नहीं ना। That's not fair, मैम। मैं चलती हूँ मोना, तुम अपने दोस्तों से बातें करो। और मोना डार्लिंग, अब तो तुम्हें पता चल गया ना मोना डार्लिंग कि हमारी बात ना मानने से क्या क्या हो सकता है। इसलिए अब ये गुस्सा छोड़ो और जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। अरे सुनो नहीं, करोगे ना मोना? अरे कुछ भी तो नहीं बोल रही। नफीसा मैम के साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी। अरे ये बोलेगी बोलेगी, हमसे तो बोलोगी ना मोना? काम की बात करो। अरे काम की तो बात कर रहे हैं हम। हाँ तो बोलो। तुम्हें एक आदमी के साथ एस्कॉर्ट बन के जाना है। क्या? नहीं नहीं, डरो मत, ऐसा वैसा काम नहीं है। तुम्हें सिर्फ कंपनी देनी है, जाना है और वापस आना है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अकेला है और अकेलेपन से बोर होता है। ऐसे आदमी शरीफ है। और डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, सलोनी भी होगी तुम्हारे साथ। और तुम्हें मालूम है इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 30,000। 20 तुम्हारे, 20 सलोनी के। इमेजिन मोना, इन पैसों का तुम क्या क्या कर सकती हो।